दोस्तों, आज फिर एक तांत्रिक ने एक मासूम बच्चे की बलि दे दी। हाँ, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं, यह प्रयागराज की एक सच्ची घटना है, जिसमें एक तांत्रिक ने, या फिर यूं कहूं कि एक तांत्रिक के बहकावे में आकर एक दादा ने अपने ही पोते की बलि चढ़ा दी। तो कहानी शुरू होती है प्रयागराज से। दरअसल प्रयागराज में एक महिला थाने जाकर रिपोर्ट लिखाती है। वो कहती है कि उसका लड़का, जिसका नाम पीयूष होता है, 11वीं क्लास का छात्र, वो शाम से घर नहीं लौटा है। पुलिस शुरू में तो उतना सीरियस नहीं थी, पर मां के बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण पुलिस इस मामले की छानबीन करती है कि आखिर एक लड़का जो है स्कूल के बाद से घर वापस क्यों नहीं आया। पुलिस पहले स्कूल में पूछताछ करती है। स्कूल में जब पुलिस के द्वारा पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि आज, जिस समय की बात है, 26 अगस्त 2025 की यह बात है, 26 अगस्त को वो तो स्कूल गया ही नहीं। वहां पर जो उनके संपर्क में जो विद्यार्थी थे और जो उनके क्लास टीचर से, उनसे जब पुलिस पूछताछ किया गया पुलिस के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि पीयूष आज तो स्कूल ही नहीं आया है। मां का रोकर बुरा हाल होता जा रहा था, क्योंकि सुबह वो 8 बजे निकलता था और 2:30 बजे लगभग वो घर आता था, और शाम तक इंतजार करने के बाद वो घर नहीं लौटा था। मां ने कहा कि वो बाकायदा टिफिन बैग भी ले गया है, पानी बोतल ले गया है, अपना पूरा बैग लेकर गया है, वो स्कूल के लिए ही निकला है, पूरा ड्रेस पहन के निकला है। पुलिस सीसीटीवी खंगालती है कि आखिर ऐसी क्या बात है। पुलिस देखती है कि जब वो अपने घर से निकला है तो आराम से वो पैदल चलते हुए स्कूल की ओर जा रहा है, लेकिन इसके बाद उसका कहीं पता नहीं चलता। पुलिस बेहरान कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये बच्चा जो है, ये स्कूल ड्रेस में तो निकला है स्कूल जाने के लिए, लेकिन ये स्कूल ही नहीं गया है। आप समझ लिए, मतलब अगर सुबह 8:30 बजे निकला है और वो शाम के करीबन 6 बजे तक घर नहीं पहुंचा है, मतलब देख पा रहे हैं कि कितना समय तक वो गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। कई प्रकार के शक पुलिस को भी, और मां का तो रो रो के बुरा हाल हो ही रहा था। पुलिस तहकीकात को आगे बढ़ाती है और पुलिस आसपास सीसीटीवी भी खंगालती है कि कहीं से उस लड़के का सुराग मिल जाए। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने चला गया होगा और डर से मां को नहीं बताया। पुलिस अपने एंगल से जांच पड़ताल कर ही रही थी। पूरी रात बीत जाती है, 26 की पूरी रात बीत जाती है। पूरी रात पुलिस उस पीयूष का तस्वीर लेकर के सभी आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है। कई और जो आसपास के थाने होते हैं, प्रयागराज के आसपास के जो 10-15 किलोमीटर में अलग अलग थाने हैं, उन तक पीयूष की फोटो पहुंचाई जाती है, और लगभग 2-3 थानों जो आसपास हैं, थाने जो हैं, उन तक इनकी तस्वीर पहुंचा के और आसपास के इलाके में जांच पड़ताल की जाती है कि आखिर इस बच्चे को किसी ने देखा कि नहीं, जिसका नाम पीयूष बता रहा हूं मैं। पूरा 26 बीत जाता है। 27 को ये खोजबीन जारी रखते हैं। अचानक से खोजबीन कर रहे होते हैं तो एक महिला सामने आती है पुलिस के, और पुलिस से कहती है कि मुझे एक आदमी संदिग्ध टाइप से दिखा। वो एक नाला बताती है कि इस नाले के पास कुछ पन्नी में वो फेंक रहा था। तो पुलिस को लगता है कि कुछ भी फेंक सकता है, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो कुछ अलग बात है। तो उसने बताया कि वो फेंकते समय आस पास में देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो फेंकने के बाद तुरंत वहां से चला जाता है, और उत्सुकतावश जब मुझे लगा तो मैं उस थैले के पास गई जहां पर उसने थैला फेंका था। काले कलर का पन्नी था, प्लास्टिक था, और जब मैंने सोचा कि क्या फेंका है, तो मैं जब पास गई तो मैंने देखा कि
जो प्लास्टिक के ऊपर है वो खून लगा हुआ था। और फिर मैं वापस लौट आई, क्योंकि खून लगा था तो बहुत सारा चीज होता है, तो मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन अगर आप खोजबीन कर रहे हैं, बार बार पूछताछ कर रहे हैं, तो हाँ, मैंने एक आदमी को स्कूटी से कुछ फेंकते देखा था। पुलिस को शक तो था ही कि कुछ अनहोनी ना हुआ हो। उस महिला को लेकर उस जगह पर गई कि बताइए कहां पर उस पन्नी को आपने देखा था। जैसे ही पुलिस उस पन्नी को देखती है और पन्नी को खोलते, बाहर से तो खून पूरा पता चल रहा था, जब उसे खोलती है तो उस पे कटे हुए हाथ दिखाई देते हैं उसको। और अब सिर्फ कटे हुए हाथ से तो ये तो पता कर लेना नामुमकिन है कि वो पीयूसी है, लेकिन हाँ, किसी मानव का अंग तो था ही, और हाथ, कटे हुए हाथ। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाई जाती है, और जब फॉरेंसिक टीम उसका डीएनए टेस्ट करती है उसके परिवार से सैंपल लेके, तो पता चलता है कि ये हाथ जो है, कटी हुई जो हाथ है, ये पीयूष का ही है। जैसे ही ये बात उसकी माँ को पता चलता है, उसकी माँ तो मानो रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है कि आखिर मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसकी इतनी बेरहमी से उसके हाथ काट के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बल्कि अभी सिर्फ हाथ ही मिला था, उस पन्नी में सिर्फ हाथ ही था। धड़ कहां पर है, उसका सर कहां पर है, उसका पैर कहां पर है, अभी एक खोज का विषय बना हुआ था। पुलिस को अब इतना तो पता चल गया कि वो पीयूसी है। अब पुलिस जांच में जुट जाती है कि आखिर ये जो पन्नी मिली है, इसको जो फेंकने वाला था वो आखिर कहां का था और कैसा दिखता था। उसी से पूरी आगे की कहानी साफ होनी थी। मां का इधर रो रो के बुरा हाल ही है। उस महिला जिसने उस पन्नी के बारे में बताया था, उस महिला को लेकर पुलिस बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। लगभग 200 सीसीटीवी खंगालती है, जिसमें वो जो आदमी है वो अपने स्कूटी में एक थैला रख के आता जाता दिखाई दिया। दरअसल वो जो सीसीटीवी देखा गया उसमें ऐसा नहीं कि वो एक बार ही आया गया। जैसे उस महिला ने बताया कि टाइमिंग बताया कि इस समय पर ये आया हुआ था, यहां पर एक पन्नी लेकर एक स्कूटी से था। तो ये देख के तो पता चल गया कि हाँ, एक आदमी जो है, और उसको दिखाया गया तो उसने भी पहचान कर लिया कि हाँ, यही आदमी जो है ये स्कूटी में था। पुलिस और भी जब सीसीटीवी खंगालती है तो देखती है कि वो व्यक्ति जो है वो कई बार उस रास्ते से आया गया और भी रास्तों से वो आया गया था। और उसके स्कूटी के हैंडल के नीचे, स्कूटी में जो जगह होता है उसके पास एक काला पन्नी दिखाई दिया। पुलिस तो पहचान नहीं पा रही थी आखिर ये जो आदमी है ये है कौन। पुलिस इसके खोजबीन में लग जाती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि एक बार पीयूष के परिवार को भी दिखाया जाए। हो सकता है कि संदिग्ध व्यक्ति हो और पीयूष के परिवार वाले नहीं जानते हो। पीयूष की मम्मी को भी थाना लाया गया और उस व्यक्ति जो स्कूटी चला रहा था उनको दिखाया गया। पीयूष की मम्मी जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है वो सन्न रह जाती है और वो बोलती है कि ये तो पीयूष के दादाजी हैं। और जैसे ही वो ये बात बताती है कि पीयूष के दादा हैं, पीयूष से संबंध है इनका, पुलिस का शक जो है वो पूरा यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो ये जो दादा हैं, जिनका नाम शरण सिंह है, इन्होंने ही पीयूष को मारा है। अब इतना तो पता चल गया कि हाँ, हो ना हो इन्हीं ने मारा है, लेकिन क्यों मारा है इसकी जांच पड़ताल होनी बाकी थी, जिसके लिए इनको शरण सिंह से मिलना बहुत जरूरी था। ये पीयूष की मम्मी से इनका पूरा ब्यौरा लेते हैं, पता लेते हैं कि कहां पर रहते हैं। ये पीयूष जहां पर रहता था, दरअसल ये पीयूष का जो दादा है ये चचेरा दादा है, ये अपना दादा नहीं है, ये चचेरा दादा है। ये वहीं से कम 10-20 किलोमीटर दूर कल्याण नाम का एक गांव है, वहां पर ये रहते थे। पुलिस को जैसे ही पता चलती है एड्रेस लेते हैं पुलिस, और पुलिस उनके घर, सीधा उनके घर चल जाती है। देखता क्या है वहां पर पुलिस जो है वो देखते हैं कि
ये अपने घर के बाहर उसी स्कूटी जो स्कूटी वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, ये स्कूटी बाहर खड़ी हुई है और ये कुर्सी लगा करके बाहर एक पेपर पढ़ रहा है। पुलिस जाती है और इसको शरण सिंह से पूछताछ करती है और इसके घर की तलाशी ली जाती है। इसके घर की तलाशी ली जाती है, वहां पर बहुत सारे इत्र, जो सेंट के लिए होता है, इत्र और अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, जो सुगंधित धूप अगरबत्ती होता है, वो उस घर में एंटर करते ही पुलिस के नाक पे पूरा जाता है। और पुलिस जब अंदर तहकीकात करती है तो देखती है कि एक काली माता का मंदिर बना हुआ है और वहां पर पूजा की बहुत सारी सामग्री रखी हुई है और वहीं पर धूप बत्ती और बहुत सारे इत्र जो हैं, ऐसा लग रहा था मानो कि इत्र बहुत ज्यादा मात्रा पर छिड़का गया है। शक और गहरा जाता है कि काटने की जो पीयूष को जो काटने का काम किया गया है वो हो न हो इसी घर में किया गया है। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, उसके घर को सौंप दिया जाता है फॉरेंसिक टीम को, और जो शरण सिंह है उसको लेकर पुलिस थाने आ जाती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे घर में इतने सारे इत्र और ये जो सुगंध अगरबत्ती का आ रहा है ये क्यों था। वो बताता है कि मैं काली माता का भक्त हूं, मैं पूजा करता हूं, इसलिए तो बात को घुमाता रहता है इधर, और उसके चेहरे में एक भी सिकन नहीं होती, उसने जो किया है उसका उसे कोई एहसास नहीं और झूठ का कुछ कुछ बोलता रहता है वो। पुलिस जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, बोलती है कि ये आदमी कौन है, तब वो थोड़ा टूटता है और जब पुलिस थोड़ा सख्ती बरतती है उसके साथ, तब उसको लगता है कि अब झूठ बोलने से काम चलेगा नहीं, सच बता देने में ही उसकी भलाई है। वो पूरी सच्चाई बताता है। क्या बताता है मेरी जुबानी सुनिए, उसने जो बताया वो मैं अपनी जुबानी बताता हूं। वो बताता है कि दरअसल 2023 में उसकी एक बेटी होती है। 2023 में उसकी बेटी आत्महत्या कर लेती है और 2024 में उसका एक बेटा वो भी आत्महत्या कर लेता है। एक साल के अंतराल में 2023 में बेटी और 2024 में उसका बेटा। 2024 में उसका बेटा आत्महत्या करने के बाद उसका जो कारोबार है वो ठीक से चलता नहीं है और वो मनी मन उदास भी रहता है। जिस बाप की बेटी और बेटा दोनों खत्म हो जाए, वो बाप तो थोड़ा अच्छा फील तो नहीं कर सकता। शायद इसी कारण से उसका कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा था। और हमारे भारत में ऐसे बहुत से मानसिक रोगी हैं जिनका कारोबार ठीक न चले या घर में कुछ किसी का तबीयत खराब हो जाए, असामान्य स्थिति हो जाए, तो उनको लगता है कि जरूर किसी न किसी ने कुछ कर दिया है। ठीक ऐसा ही इसको लगता है। हमारे भारत में ऐसा अक्सर आप गांव में, शहरों में अक्सर आप ऐसा सुनते देखते होंगे कि इसके समाधान के लिए लोग बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाना ठीक समझते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ 2024 में ही ये एक बाबा से मिले, तांत्रिक से मिले और उनको बताया कि 2023 में मेरी बेटी खुदकुशी कर ली, 2024 में मेरा बेटा खुदकुशी कर लिया और मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, मेरे घर में मतलब कुछ तो ग्रह दशा है। बाबा आप देख के बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कुछ कामकाज भी ठीक नहीं चल रहा है। बाबा होते ही हैं इसे देखने के लिए। बाबा ने अपना पोथी पत्री निकाला, थोड़ा सा कुछ बुदबुदाया और अंत में बताया कि तुम्हारे ही घर के एक महिला ने टोना टोटका कर दिया है, कुछ जादू मंत्र कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारी बेटी जो है आत्महत्या की, तुम्हारा बेटा आत्महत्या किया और तुम्हारा कामकाज भी नहीं चल रहा है। जैसे ही ये बात सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है, सन्न हो जाता है कि आखिर कौन हो सकती है। तो बताता है कि तुम्हारे घर में एक तुम्हारी भाभी है। भाभी मतलब ये पीयूष की दादी हुई। तुम्हारी भाभी ने ही कुछ काला जादू कर दिया है। आप गांव में अक्सर इसका जो नाम है सुनते होंगे, टोनही, डायन, इस टाइप का कुछ उस तांत्रिक ने बताया कि इन्हीं ने आपके घर को बर्बाद किया है। बस फिर क्या था,
अभी तो ऐसा है कि भारत में अगर कोई बाबा ये बात बोल दिया तो वो 100% ट्रू हो जाता है, मतलब फिर किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। तांत्रिक ने बताया मतलब 100% ट्रू है। वो बोलता है कि ठीक है बाबा, आपने समस्या तो बता दी कि हाँ यहां से शुरू हुआ है, अब इसका समाधान भी कुछ बता दीजिए, मुझे समाधान चाहिए, क्योंकि मैं अब ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता। हमारे बेटी और बेटा को, और मेरा काम भी नहीं चल रहा है, जो जिसने ऐसा किया उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, ये उपाय करना है मुझे। वो तांत्रिक बताता है कि उसी घर के किसी कुंवारे बच्चे को या किसी कुंवारी बच्ची को आपको बलि देना पड़ेगा, काली माता के सामने बलि देना पड़ेगा उनका। मैं कुछ मंत्र बताता हूं आपको, इस मंत्र को आपको जपना होगा और उनका बलि देना होगा। बलि आप समझ ही रहे हैं कि कम से कम गला काट के तो बलि दी जाती है, हमारे भारत में तो ऐसा चलता ही है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाबा ने कहा, उसने पीयूष की रेकी करना चालू कर दी। रेकी मतलब कब आता है कब जाता है, स्कूल का टाइमिंग क्या है। वो था तो उसका दादा ही, लेकिन वो दूर रहता था तो पीयूष से कम मुलाकात होती थी। पेरेंट्स से तो परिचय था ही, लेकिन पीयूष से थोड़ा कम था। लेकिन जब उस तांत्रिक ने ऐसा कुछ बताया तो जो शरण सिंह है उनके दिमाग में था कि अगर पीयूष को मैं बलि का बकरा बनाता हूं तो पीयूष से पहले दोस्ती करनी पड़ेगी। तो एक मंथ पहले से उन्होंने, जब भी पीयूष घर से निकलता तो थोड़ी दूर पे वो खड़े रहते, उनके लिए कुछ, कभी चॉकलेट कभी कुछ प्रसाद, बोलते मंदिर से आ रहा हूं, अचानक से मिल गया आपसे, अरे बेटा लो, ये करके दोस्ती बनाने लगे। और ऐसा करीबन एक मंथ से लगातार वो बीच बीच में 1 दिन में 2 दिन में वो मिलते थे, ताकि वो उसका बलि दे सके, उससे दोस्ती बना सके। ये सब शरण सिंह अपने बयान में बता रहे हैं, मैं उसको अपने शब्दों में बता रहा हूं। एक दिन 26 अगस्त 2025 के सुबह वो घर से निकलता है। मैं एक बात बताना भूल रहा हूं, 1 मंथ पहले ही उन्होंने काटने का जो औजार होता है जिससे बॉडी के पास काटे जा सके, उसको ले लिया है। मतलब आप समझ के देखिए कि उसने पूरी तरह से प्लान बना लिया है कि पीयूष को कैसे बलि चढ़ाना है। काटने का भी सामान उन्होंने खरीद के रख लिया है। फिर आते हैं 26 अगस्त 2025 की सुबह, उनको पता था कि वो 8:30 बजे स्कूल के लिए निकलता है। और जैसे ही वो पीयूष जो है वो स्कूल के लिए निकलता है, रास्ते में उनकी मुलाकात शरण सिंह से हो जाती है। प्लान के मुताबिक शरण सिंह बोलते हैं कि पीयूष, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा अपने स्कूटी से, तुम मेरे साथ थोड़ा घर चलो, तुम्हारे लिए कुछ बनाया हूं खाने का, इसके बाद मैं तुमको स्कूटी से छोड़ दूंगा। चूंकि 1 मंथ के मिलने जुलने से पीयूष को इतना भरोसा हो गया था कि हाँ उसके दादाजी हैं और उसको कुछ खाने के लिए देते रहते हैं, तो आज उसी का कुछ घर पे बनाया है उन्होंने, तो उसको लेके मैं स्कूल चला जाऊंगा। तो इतना विश्वास हो गया था कि वो उनके गाड़ी में बैठ जाता है और उनके घर चला जाता है। जैसे ही गेट के अंदर वो प्रवेश करता है, ये जो शरण सिंह है, वहीं पर एक ईंट रखी होती है। ईंट प्लान के मुताबिक उस ईंट से जोरदार उसके सर पे दे मारते हैं, पीयूष सिंह के सर पे दे मारते हैं और पीयूष वहीं पर बेहोश हो जाता है। उन्हीं के घर पे दरवाजा बंद करता है वो। प्लान के मुताबिक उनको मंत्र बताया गया था, चूंकि अभी पीयूष को मारना नहीं है, पीयूष जिंदा रहेगा तभी वो मंत्र काम करेगा, ऐसा उनके जो तांत्रिक बाबा थे उनके द्वारा बताया गया था। और पीयूष को खींचकर काली माता के सामने लाया जाता है। चूंकि उस समय उसकी सांस चल रही होती है, बस वो उस समय बेहोश होता है। उसके तांत्रिक बाबा ने जैसा कहा और वो मंत्र पढ़ता जाता है, और कुछ देर में क्या देखता है कि जो पीयूष है ये जगने लगा है। बेहोश के बाद चोट कुछ गहरा नहीं होगा शायद, तो वो जगने लगता है। और जैसे ही देखते हैं कि वो जगने लगा, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता है, तो एक तकिया लाते हैं और तकिया से उसका मुंह दबा देते हैं, जिससे नाक दबा देते हैं, जिससे वो सांस नहीं ले पाए। और पहले से ही व्यवस्था ही अनकॉन्शियस था ही, वो वहीं पर दम तोड़ देता है। तब तक उनकी पूजा भी समाप्त हो जाती है और पहले उसका गला काटा जाता है। गला काट के और देवी माँ को अर्पित कर दी जाती है, काली माता को। अब बलि तो चढ़ गया, पूजा भी समाप्त हो गई, सारी मन्नतें जो उनकी थी वो
पूरी होने को है। लेकिन एक डर शरण सिंह को सता ही रहा था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि किसी का आप बलि दे रहे हैं, वो भी अपने घर में, तो आसपास जो उसका बॉडी का जो स्मेल है वो तो जाएगा ही और आप पकड़े जाएंगे। तो अब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि बॉडी को अब ठिकाने लगाना है, जिससे कि आसपास पता ना चले, क्योंकि आसपास बहुत सारे घर थे। वो लाश को वहीं घर पे छोड़ के और बाहर जाता है। बाहर से 3 पन्नियां लाता है, इत्र लाता है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3-4 लीटर इत्र लेकर आता है अलग अलग दुकानों से, और अगरबत्ती लेके आता है, सेंटेड अगरबत्ती। घर में अगरबत्ती जलाई जाती है जिससे कि गंध न फैले, और जो इत्र है इधर उधर इत्र छिड़क दिया जाता है ताकि उसकी दुर्गंध जो है ना आए। और उस बॉडी को खींच के बाथरूम में ले जाया जाता है, और वहां पर जिस 1 मंथ पहले जो काटने का जो चपड़ा जो खरीदा हुआ था, उससे उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, दोनों पैर काट दिए जाते हैं, और धड़ के भी टुकड़े कर दिए जाते हैं। टोटल 9 टुकड़े कर दिए जाते हैं ताकि जो लाश है उसको फेंकने में आसानी हो। और 3 मंडल टोटल बनाता है, और वो 3 अलग अलग स्थानों पर फेंकता है। वहीं जहां उसका घर है उसके 10 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर दूर, और ऐसे 10-5 किलोमीटर दूर अलग अलग 3 थैलियों में वो उसकी लाश को फेंकता है। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि एक जगह शाम को फेंकते वक्त ही, ये 26 की सुबह उसका मर्डर हुआ और 26 की शाम को वो सभी लाशों, जो लाश के जो कटे हुए जो शरीर के अंग हैं, उनको ठिकाने लगा देता है, और उसी में से एक महिला उसको देख लेती है। ये शरण सिंह को इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसी ने उसको फेंकते हुए देखा, और पुलिस ने भी अपने सीसीटीवी में देखा कि वो जो शरण सिंह है, अलग अलग सीसीटीवी में कैमरे में देखने पता चला कि अलग अलग रास्तों पर वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को उसने फेंका। मैं आपको बताया कि उसके द्वारा ऐसा बताया गया है कि 3 थैलियों में मैंने उसका बॉडी पार्ट्स डाला और अलग अलग जगहों पर उसको फेंक दिया। उससे पूछा गया शरण सिंह से कि बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है वो कहाँ है। उसने बताया कि नाले के पार मिलेंगे। उसको लेकर पुलिस गई, और पुलिस सच में क्या देखती है कि उसका जो लाश है वो पड़ा हुआ है। 26 की रात को इसने फेंका, 27 को शाम को तक पुलिस ने जो है इसे पकड़ भी लिया। 28 को अब पुलिस नए मोड़ पर पहुंची कि ठीक है, इतना सारी बातें तो आपने बता दी, वो तांत्रिक कौन है जिससे तुमको ये सब करने को कहा। शरण सिंह उस तांत्रिक के पास ले गया, जबकि तांत्रिक को जैसे ही इस बात की खबर लगी वो वहां से फरार हो चुका था। लेकिन आसपास पड़ताल करने के बाद प्रयागराज के ही किसी किनारे छोर से उस तांत्रिक को भी पकड़ लिया गया, और आप वीडियो में देख पा रहे हैं तांत्रिक के चेहरे में एक भी सिकन नहीं है कि आखिर मैंने इतना बड़ा कांड करवा दिया एक दादा के हाथों से। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप डरें, बल्कि इसका मेन मकसद है आप सतर्क हों। आज समझ नहीं आता कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या वही 10वीं सदी 5वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र और टोनही डायन जैसा शक के चलते एक इंसान की, एक मासूम की बलि दे दी जाती है। दरअसल जितने भी ऐसे किताब हैं तंत्र मंत्र वाले, उसमें आपने देखे होंगे बच्चे की बलि, कुंवारी बच्ची की बलि, ऐसा लिखा रहता है। आज तक इतने सालों से चला आ रहा है, आज तक किसी ने इसकी सत्यता की जांच नहीं की है कि आखिर ये जो बातें लिखी गई हैं इसमें कितनी सच्चाई है। सब जगह ऐसा ही देखा गया कि लिखा हुआ तो है, लेकिन आज तक
कोई इसकी सत्यता की जांच नहीं करता। आप खुद देखिए, इसने तो, जो शरण सिंह है, इसने तो बलि दे ही दी कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। आप ही बताइए, ये तो पकड़ा गया, अब इसके साथ क्या ही अच्छा होगा, ये तो अब जेल की हवा खाएगा। अब होना हो उम्र कैद तो हो ही जाएगा, और खुद उम्र से तो ज्यादा ही है, मतलब इसकी मृत्यु तय है, जेल में ही ये मर जाएगा। तो और ऐसे मैंने कई सारे आपको बलि वाले वीडियो अपने पिछले कई सारे वीडियो में बताए हैं कि इसमें होता कुछ नहीं है, आप जेल चले जाते हैं और वहीं आपकी मृत्यु भी हो जाती है। उम्र कैद कम से कम 20 साल होती है, अगर कोई 50 साल में जा रहा है तो जिएगा क्या। तो दोस्तों, आप खुद से दिमाग लगाइए, समझिए कि क्या ऐसे तंत्र मंत्र से या किसी व्यक्ति की, किसी मासूम की बलि दे देने से क्या आपके पास धन संपत्ति आने लगेगा, या फिर आपकी जो अभी की स्थिति है, खराब स्थिति, क्या वो इस बलि देने से ठीक हो सकती है। थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी हमारा भारत इस पे बहुत पीछे है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तंत्र मंत्र क्या कुछ कर सकता है, या बस ये तांत्रिकों का पैसा कमाने का एक जरिया है। दोस्तों, आपको इन तांत्रिकों के बारे में आज तक क्या मालूम है, या क्या सोचते हैं आप इनके बारे में, क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।